अपने देश इंडिया का डंका बाकी चीज़ों में बजा है या नहीं बजा है, इसमें आपकी, हमारी, सबकी अपनी-अपनी राय हो सकती है, अपने-अपने एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। मगर इंडिया का डंका क्रिकेट में बहुत सालों से, बहुत मजबूती से बज रहा है और इसमें किसी को भी शायद ही डाउट हो। हमारी टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी झंडे गाड़ रही है, उसके पीछे है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। ये लीग शुरुआत से ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। हम लोग सभी लोग इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। मगर 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो दुनिया ने इसे एक क्रिकेट तमाशे के रूप में देखा था। पूर्व खिलाड़ियों ने, क्रिकेट लवर्स ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट की ओबिचुरीज लिखना शुरू कर दिया था। कहा था कि अब वनडे और टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा था कि ये क्या मजाक है, प्लेयर्स मंडी में भाजी की तरह बिक रहे हैं। मगर इसी बीच लिखी जा रही थी इंडिया के मजबूत क्रिकेटिंग फ्यूचर की नींव, एक स्क्रिप्ट। 18 साल के अपने सफर में आज आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। आईपीएल आज दुनिया की दूसरी सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग ऑन अ मैच पर बेसिस बन चुकी है। पहले नंबर पर सिर्फ नेशनल फुटबॉल लीग यानी एनएफएल है। 2023 से 27 के बीच अरबों रुपए की मीडिया राइट्स डील और फिर 2026 आते आते 18.5 बिलियन की टोटल बिजनेस वैल्यूएशन के चलते ये लीग यानी आईपीएल एक ग्लोबल कमर्शियल पावर हाउस बन चुकी है। साथ ही इंडिया की स्पोर्ट्स इकोनॉमी भी $2 बिलियन की हो चुकी है, जिसमें 89% कंट्रीब्यूशन सिर्फ क्रिकेट का है। आईपीएल की वैल्यूएशन किस कदर बढ़ रही है बीते सालों से, इसका एक उदाहरण बताता हूँ। जो राजस्थान रॉयल्स 2008 में सिर्फ 270 करोड़ में खरीदी गई थी, वो 2026 आते आते 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली टीम बन गई। ठीक इसी तरह से आरसीबी 2008 में 485 करोड़ में खरीदी गई थी और 2026 आते-आते इसकी वैल्यूएशन 16,600 रुपए हो गई है। हाल ही में इन दोनों टीमों को यानी आरसीबी को और राजस्थान रॉयल्स को अपने नए मालिक मिले हैं। इतना रिटर्न तो दुनिया में किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिला होगा। राजस्थान रॉयल्स के पहले कप्तान आपको याद होगा शेन वॉर्न थे। उन्होंने उस वक़्त यानी 2008 से 11 के लिए टीम की 3% स्टेक खरीदी थी, इक्विटी स्टेक खरीदी थी। आज टीम बिक रही है तो उनकी फैमिली को कहा जा रहा है कि 450 से 460 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, ये रकम उनको मिलने वाली है। इमेजिन कीजिए, खुद वॉन को उस समय इसका अंदाज़ा नहीं होगा, हालाँकि वॉन अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उस टाइम पे इनको उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि वे कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वैल्यूएशन सिर्फ टीमों की नहीं बढ़ी है, हमने देखा कि गरीब घरों के बच्चे आईपीएल का हिस्सा बनने से करोड़पति हो गए। स्कूटर से मर्सिडीज, 2 कमरे के घर से आलीशान कोठियों की अनगिनत कहानियाँ आईपीएल ने हमें इन बीते 18 सालों में दी हैं। मगर इन सब के बीच जब चर्चा शुरू हुई कि आखिर इस सब के पीछे क्रेडिट किसको जाता है? आईपीएल की सक्सेस का क्रेडिट किसको जाना चाहिए? और ऐसी चर्चा में 2 नाम सामने आए। कुछ लोगों ने दबी जुबान से नाम लिया ललित मोदी का, तो कईयों ने छाती चौड़ी करके कहा कि जय शाह इसके हकदार हैं। मगर यहाँ कहानी थोड़ी पुरानी है। आज अगर आईपीएल अपने विराट रूप में दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है, तो इसका श्रेय ललित मोदी को ज़्यादा जाता है। हालाँकि बीसीसीआई से किसी भी तरह से एसोसिएटेड लोग जय शाह को क्रेडिट देते दिखते हैं और वे भूल जाते हैं कि ललित मोदी वो नाम है जिन्होंने क्रिकेट और बॉलीवुड के एक ब्लेंड के रूप में आईपीएल को कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया और तमाम कोशिशों के बाद इस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट किया। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब शायद ही किसी ने इतनी बड़ी वैल्यूएशन की कल्पना की हो। ये वह समय था, ये वो टाइम था जब भारत ने 2007 का इनॉग्रल वर्ल्ड टी20 जीता था, जिससे बीसीसीआई का टी20 फॉर्मेट पर विश्वास थोड़ा मजबूत होना शुरू हुआ था। ये एक ऐसा फॉर्मेट था, टी20 एक ऐसा फॉर्मेट था जिसका बीसीसीआई ने शुरू में विरोध किया था। वो नहीं चाहती थी कि टी20 जैसी क्रिकेट शुरू हो, लेकिन आईपीएल खड़ा करने वाले ललित मोदी ये पहले से जानते थे। दरअसल उन्होंने इसकी कल्पना तब कर ली थी जब टी20 का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था। 2003 में पहला ऑफिशियल टी20 मैच खेला गया था और 2 साल बाद ऑकलैंड में पहला इंटरनेशनल टी20 मुकाबला हुआ था। लेकिन ललित मोदी ने
1997-1998 सीजन में ही फ्रेंचाइज बेस्ड टी20 लीग का आइडिया फ्लोट किया था। हाल ही में दूरदर्शन के कार्यक्रम द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो में बात करते हुए पूर्व भारतीय विकेट कीपर सबा करीम ने बताया कि कैसे ललित मोदी ने टी20 फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट की नींव रखी और बीसीसीआई के सामने इस आइडिया को प्रेजेंट किया। करीम ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ललित मोदी ने 97-98 में ही टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट का आइडिया दे दिया था। आईपीएल शुरू होने से काफ़ी पहले उन्होंने बीसीसीआई के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें ऐसी लीग बनाने की बात कही थी। उस समय टी20 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब मुख्य रूप से वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ही खेला जाता था। सबा करीम जो बाद में बीसीसीआई सेलेक्टर भी रहे ने बताया कि ललित मोदी ने कुछ बंगाल के खिलाड़ियों को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया था, शामिल किया था इस प्लान में, और उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए एक टीम बनाने वाले थे ललित मोदी। हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। ये तय हुआ कि हर टीम में 2 से 3 खिलाड़ी बाहर के होंगे। हालांकि ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका और करीब 3 दशक बाद आईपीएल इस फॉर्मेट का एक्सट्रीम उदाहरण बन के उभरा, सबसे बड़ा उदाहरण बन के उभरा। इसने न केवल भारत को क्रिकेट की महाशक्ति बनाने में मदद की, बल्कि दुनिया में अन्य फ्रेंचाइज बेस्ड लीग्स के लिए भी रास्ता खोला। आज आप देखते होंगे पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन साउथ अफ्रीका, हर जगह, इवन कैरिबियन कंट्रीज में भी हर जगह इस तरह की लीग्स खेली जा रही हैं। आईपीएल का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब ये एनबीए और प्रीमियर लीग जैसी स्थापित खेल लीग्स को भी सीधे टक्कर दे रहा है। हालांकि ललित मोदी अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है। 2010 में उन्हें आईपीएल कमिश्नर और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया था और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 साल के लिए क्रिकेट प्रशासन से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन पर मुख्य आरोपों में 2010 में 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी के दौरान बोली में हेराफेरी करने के आरोप लगे। इसके अलावा उन पर बिना अनुमति के ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट राइट्स बेचने के भी आरोप लगे थे, जिसके चलते वो अब यूके में रहते हैं, भारत छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक, जब ये चर्चा हुई, ये 2 टीमों के बिकने की बात आई, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स, और बड़ी वैल्यूएशन पर बिकने की बात आई, तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मौजूदा मालिक हैं और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के जो चेयरमैन हैं संजीव गोयनका, उन्होंने एक ट्वीट करके इस चर्चा को और ज़्यादा गरमा दिया। उन्होंने एक लंबे चौड़े पोस्ट में आईपीएल की अभी तक की सक्सेस के लिए जय शाह को क्रेडिट दिया। गोयनका ने कहा कि वैल्यू वॉज बिल्ट बाय द आर्किटेक्चर ऑफ द आईपीएल, द वे ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल राइट्स वर स्ट्रक्चर्ड, द गवर्नेंस दैट गेव ब्रांड्स कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट एट प्रीमियर लेवल्स, मच ऑफ दिस ट्रेसेस बैक टू द विजन ऑफ जय शाह। उन्होंने जितना भी अभी पैसा बनाया है आईपीएल ने, उसमें जय शाह के विजन को क्रेडिट दिया। उन्होंने ललित मोदी का मेंशन ही नहीं किया, मगर इस पर तुरंत ललित मोदी का रिप्लाई आ गया और संजीव गोयनका को कहा, यू आर सीरियस, यू आर अ क्लाउन। उन्होंने संजीव गोयनका को एक क्लाउन कहा, यानी एक जोकर कहा। इसी बीच कूद पड़े विजय माल्या, जो आरसीबी के पुराने मालिक रहे हैं और देश के भगोड़े हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2008 में जब आरसीबी को 405 करोड़ में खरीदा था, तो लोग उन पर हंस रहे थे और उनकी इस इन्वेस्टमेंट को वैनिटी प्रोजेक्ट कह रहे थे। माल्या ने लिखा कि आरसीबी विल ऑलवेज रिमेन अ पार्ट ऑफ माय डीएनए विद इंडेलिबल मेमोरीज इंक्लूडिंग पिकिंग यंग विराट कोहली who is now amongst the best in the world। माल्या ने कानूनी और वित्तीय मामलों में फंसने के बाद 2016 में आरसीबी का कंट्रोल छोड़ दिया था। अब अगर आज के दौर की बात करें तो यहाँ एक नाम जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है, और वो है जय शाह का। तमाम आलोचनाओं की बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ जैसे कटाक्ष हों, देश के गृह मंत्री के बेटे होने का फ़ायदा जैसे हमले हों, इन सब के बीच भी जय शाह के रोल को, भारतीय क्रिकेट में उनके रोल को, भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने में उनके रोल को कम करके नहीं आंका जा सकता है। महज 35 साल की उम्र में आईसीसी चेयरमैन बनना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। गुजरात क्रिकेट से लेकर बीसीसीआई, एशियन क्रिकेट काउंसिल से लेकर अब आईसीसी तक, हर जगह उन्होंने रिजल्ट देकर दिखाया है। उनकी लीडरशिप में बीसीसीआई ने स्पोर्ट्स की इकोनॉमिक्स ही बदल दी। 2022 के आईपीएल मीडिया राइट्स ऑक्शन में $6.2 बिलियन से ज़्यादा की डील करने के लिए शाह को हमेशा याद किया जाता रहेगा।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बेंचमार्क था जिसने आईपीएल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल लीग्स में लाकर खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मॉडल बना जिसने पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। लेकिन जय शाह का काम सिर्फ पैसों तक भी सीमित नहीं रहा। उन्होंने विमेंस क्रिकेट को भी उसी प्रोफेशनल लेवल पर लाने का काम किया, जहां मैच फीस में विमेन एंड मेन खिलाड़ियों के बीच बराबरी नहीं थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि दोनों की पे ग्रेड बराबर हो। डब्ल्यूपीएल यानी विमेंस प्रीमियर लीग का लॉन्च हो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आईपीएल से जोड़ना हो, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट को नए सिरे से खड़ा करना हो, ये सब दिखाता है कि उनका विजन आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले क्रिकेट के कल के लिए है। जिसने जो किया उसके लिए उसकी आलोचना अगर हो सकती है, अगर आलोचना करना सही है, तो फिर उसकी सक्सेस के लिए ईमानदारी से क्रेडिट देना भी उतना ही ज़रूरी है। फिर चाहे वो ललित मोदी हों या फिर जय शाह। बिजनेस, नंबर्स और सक्सेस की इस दौड़ में हम क्रिकेट फैंस को नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत आईपीएल एम्पायर खड़ा हुआ है। खचाखच भरे स्टेडियम्स, फैन आर्मीज, सोशल मीडिया फैन पेजेस और खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजने वाले हम फैंस भी नहीं भुलाए जा सकते। मेरे हिसाब से आईपीएल की सक्सेस के पीछे ललित मोदी और जय शाह दोनों से पहले आते हैं हम और आप जैसे फैंस। आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएँ। आईपीएल की सक्सेस के पीछे असली हीरो कौन है? नाम लिखकर ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।